तो इकोनॉमिक टाइम्स का एक आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के गवर्नर को क्यों लताड़ लगाई है। तमिलनाडु के गवर्नर ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से क्यों डिलेज किए, जो भी वहां से 10 लेजिस्लेटिव बिल जो रीपास किए गए थे उसको एसेंट क्यों नहीं दिया है। और सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन आई है उसमें उसने जो प्रोसेस है या जो टाइम बाउंड मैनर है उसके बारे में हम डिटेल में आज देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंसेस के जो केसेस होता है वो कैसे हियर करता है उसके बारे में हम देख लेते हैं। आर्टिकल 145 सब क्लॉज 3 के अंदर ये लिखा हुआ है कि कभी भी अगर प्रेसिडेंट रेफर करता है कोई केस सुप्रीम कोर्ट को तो वो उसे 5 जजेस की बेंच के साथ देखना पड़ेगा। और 5 जजेस की बेंच में हम देख लेते हैं कौन है। जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया B.R. गवई, जस्टिस सूर्यकांत, विक्रमनाथ, P.S. नरसिम्हा एंड अतुल S. चंदूरकर। और उन्होंने एश्योर्ड किया है कि जो भी केरला और तमिलनाडु की गवर्नमेंट के लिए काउंसिल बनाया गया है कि जो भी बेंच होगी वो पहले पूरा इशू सुनेगी ऑन इशू ऑफ द मेंटेनेबिलिटी। अब ऑब्जेक्शंस क्या हैं ऑन द स्टेट्स ऑफ द मेंटेनेबिलिटी पे। तो केरला और तमिलनाडु की गवर्नमेंट पूरी तरीके से ऑब्जेक्ट कर रहे हैं कि जो प्रेसिडेंशियल अभी रेफरेंस लिया गया है उसके बारे में। और उन्होंने अर्ज किया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है वो रिटर्न कर दे इस रेफरेंस को जो प्रेसिडेंट के द्वारा लिया गया। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि हम दोनों ही पार्टीज का मैटर ऑन द मेंटेनेबिलिटी पे हम सुनेंगे, फिर उसको फॉलो करेंगे और उसके बाद जो बेंच है वो ऑर्डर देगा कि क्या डिसीजन लिया गया है। तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है उसका एप्लीकेशन है उसे अपोज किया है जो मेंटेनेबिलिटी ऑफ द प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पे। और उन्होंने आर्ग्यू किया है कि ये रेफरेंस बिल्कुल भी मेंटेनेबल नहीं है। तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट है वो क्या है। तमिलनाडु की गवर्नमेंट ये आर्ग्यू कर रही है कि प्रेसिडेंट के द्वारा एक ऐसा मूव लिया जा रहा है जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले ही उन्होंने पूरी तरीके से गाइडलाइंस जो भी दी हुई हैं कि गवर्नर और जो प्रेसिडेंट है वो कितने समय तक उसे किस उस बिल को कितने समय तक उसे होल्ड कर सकता है। तो जो अंडर आर्टिकल 200 है और प्रेसिडेंट जो अंडर आर्टिकल 201 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उसको कितने समय तक होल्ड कर सकता है, प्रेसिडेंट उसे फिर से रीओपन करना चाहते हैं। और ये एक तरीके से पूरा जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है वो कुछ भी नहीं बल्कि एक अपील इन डिस्गाइज है ये। तो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस को पूरी तरीके से अनआंसर्ड किया जाए और उसे रिटर्न कर दिया जाए, ऐसा तमिलनाडु की गवर्नमेंट का मानना है। अब इन्वोकेशन देख लेते हैं कि आर्टिकल 143 क्या है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इन्वोक किया आर्टिकल 143 सब क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और उन्होंने एक रेफरेंस भेजा सुप्रीम कोर्ट को, जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई थी अप्रैल 8 को, जिसमें उन्होंने टाइमलाइन शिफ्ट की है, टाइमलाइन फिक्स की है गवर्नर को और प्रेसिडेंट के लिए कि कोई भी बिल अगर पेश किया जाता है तो उसे कितने समय तक हम होल्ड करते हैं। उसी रेफरेंस को देते हुए प्रेसिडेंट ने 10 क्वेश्चंस भी इम्पोज किए हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। आर्टिकल 143(1) में क्या मेंशन है। आर्टिकल 143(1) में कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि प्रेसिडेंट जो है वो सीख कर सकता है कभी भी सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन इन द मैटर ऑफ लीगल एंड पब्लिक इंपॉर्टेंस। आर्टिकल 143 सब क्लॉज 2 में ये लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन वो दूसरे मैटर्स में किस किस किन किन चीज़ों में ले सकता है। प्री कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कोई संविधान से पहले की कोई चीज़ है, अगर उसका कोई कन्वेंशन है, कोई ट्रीटी है और कोई भी प्रोटोकॉल्स अगर उससे पहले के बनाए गए हैं तो उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन ये प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन ले सकता है। और ये जो ओपिनियन है वो पूरी तरीके से एडवाइजरी है। जो ये ओपिनियन है वो पूरी तरीके से एडवाइजरी है। इसमें प्रेसिडेंट के ऊपर कोई ऑब्लिगेशंस नहीं होते हैं कि इनको इस चीज़ के ऊपर मानना ही पड़ेगा। अब रीजन क्या दिया है रेफरेंस के लिए, अब ये देख लेते हैं। आर्टिकल 143(1) में प्रेसिडेंट मुर्मू ने ये कहा है कि जो अभी के प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस हैं वो एक तरीके से क्वेश्चन रेज करता है, क्वेश्चन ऑफ अ लॉ अराइज होता है इस चीज़ में, और इसका नेचर ऐसा है कि पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए जरूरी है, इसलिए उन्होंने ओपिनियन लिया है सुप्रीम कोर्ट का। प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन लिया है कि जो भी डेडलाइन आपने दी है उसे जुडिशियली इम्पोज किया जा सकता है या नहीं। अब हम ये देख लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं, गवर्नर का रोल क्या होता है एक स्टेट बिल में। तो जब भी एक स्टेट लेजिस्लेचर अगर कोई भी बिल पास करती है, अगर यूनी कैमरल है तो लेजिस्लेटिव असेंबली और अगर बाई कैमरल है तो लेजिस्लेटिव काउंसिल, अगर इन दोनों ने मिलकर अगर कोई बिल पास किया है और उसके बाद गवर्नर के पास अगर ये बिल आता है तो गवर्नर के पास कितने ऑप्शन होते हैं, 4। उसमें सबसे पहला है कि वो अगर एसेंट ग्रांट कर देगा तो जो बिल है वो क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। और अगर वो विथहोल्ड कर लेता है तो बिल बिल ही रह जाएगा। अगर वो रिटर्न कर देता है बिल फॉर द रिकंसिडरेशन, मनी बिल के केस में वो रिकंसिडरेशन के लिए नहीं वापस भेज सकता है, केवल नॉर्मल बिल और फाइनेंशियल बिल के बारे में ही भेज सकता है। और दूसरा है कि वो रिजर्व कर ले अगर बिल फॉर द प्रेसिडेंट कंसिडरेशन। तो जब वो प्रेसिडेंट के लिए कंसिडरेशन के लिए भेजेगा तो प्रेसिडेंट के पास 3 कंडीशन हो जाएंगी। या तो प्रेसिडेंट उसको क्या कर दे, एसेंट दे दे तो एक्ट बन जाएगा, या तो विथहोल्ड कर ले तो एक्ट नहीं बन पाएगा, और तीसरा है कि वो रिटर्न कर दे। रिटर्न कर सकता है सारे केसेस में एक्सेप्ट मनी बिल। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि आर्टिकल जो 200 है उसका एक प्रोविजन है कि अगर कोई भी बिल अगर रिटर्न किया जा रहा है या पास किया जा रहा है दोबारा लेजिस्लेचर के द्वारा तो गवर्नर उसे विथहोल्ड नहीं कर सकता। आर्टिकल 163 ये कहता है कि गवर्नर हमेशा एक्ट करता है किसके एड और एडवाइस से, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के।
कुछ मैटर्स में जहाँ पे केवल डिस्कशन उसे अलाउ की गई है। आर्टिकल 142 में ग्रांट किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो पूरी तरीके से कंप्लीट जस्टिस कर सकता है किसी भी केस में। कौन कौन से इश्यूज हैं हम ये देख लेते हैं। जैसे आर्टिकल 200 में कोई टाइमलाइन नहीं है, इसीलिए गवर्नर जो है वो डिले करता है एसेंट को, और वो इनडेफिनिट टाइम ऑफ पीरियड की वजह से हम लोग उसको बोलते हैं पॉकेट वीटो। अब यहाँ पे पॉलिटिकल मिसयूज कैसे होता है उसका, जो गवर्नर होता है अपोजिशन रूल स्टेट्स में, उसे एक्यूज किया जाता है कि वो डिले करता है लेजिस्लेशन को, क्योंकि पॉलिटिकल डिफरेंसेस होते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट में दूसरी दूसरी पार्टी है और स्टेट गवर्नमेंट में दूसरी पार्टी है। तो ये लोगों के पॉलिटिकल डिफरेंसेस की वजह से ऐसा गवर्नर डिले डिले करता है लेजिस्लेशन को, ऐसा एक्यूजेशन लगाते हैं दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज और भी बहुत सारी। अब यहाँ पे क्या है, पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि आप रीजन नहीं दे पा रहे हो और कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो कि किस रीजन की वजह से आपने बिल को विथहोल्ड किया है, और ये एक तरीके से वॉयलेट करता है कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को। और इसी की वजह से लीगल डिस्प्यूट बढ़ रहे हैं, जैसे अभी केरला में, पंजाब में, तेलंगाना में, सभी जगह पे ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिलेस चल रहे हैं, और ये सभी स्टेट्स जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के पास गए हैं कि इसका आप सोल्यूशन दीजिए। अब आउटकम क्या आया सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का। द स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस द गवर्नर ऑफ तमिलनाडु एंड एएनआर केस। अब उन्होंने ये बोला है कि गवर्नर जो डिले करता है उसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया है, कि गवर्नर अगर विथहोल्ड करता है या रेफर करता है बिल प्रेसिडेंट को आफ्टर द री इनैक्टमेंट बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अगर कोई बिल पहले पास किया गया है, अगर उसे गवर्नर ने प्रेसिडेंट के पास रिकंसिडरेशन के लिए अगर रखा है, तो प्रेसिडेंट अगर वापस से रिकंसिडरेशन के लिए भेज रहा है, तो वो एक तरीके से क्या हो जाएगा, इलीगल हो जाएगा। तो बिल डीम टू हैव रिसीव्ड एसेंट, उन्होंने एक्सरसाइज करते हुए आर्टिकल 142 का सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो भी 10 रीपास जो बिल किए गए थे उसे एसेंट मिलेगा। नो एब्सोल्यूट और पॉकेट विटो, गवर्नर को एक्ट करना पड़ेगा तुरंत विद इन टाइम फ्रेम के अंदर, और उसे इनडेफिनेट टाइम ऑफ पीरियड के लिए किसी भी बिल के ऊपर वो अब उसे विथहोल्ड नहीं कर सकता और रिजर्व नहीं कर सकता आफ्टर द री पास। अगर कोई बिल एक बार पास हो चुका है और दूसरी बार पास हो रहा है, तो उसे विद इन स्पेसिफिक टाइम ऑफ पीरियड में पास करना पड़ेगा। अब हम ये लिख लेते हैं कि टाइम बाउंड क्या है, कौन सा फ्रेमवर्क जो है सुप्रीम कोर्ट ने डाले। तो सबसे पहले कि एक महीने के अंदर कोई बिल अगर पास किया गया स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा, तो उसे एसेंट देना पड़ेगा। या तो वो रिजर्व कर सकता है स्टेट की कैबिनेट के एडवाइस पे, जो भी स्टेट में जो कैबिनेट होती है अगर वो एडवाइस करती है गवर्नर को कि आप बिल को होल्ड कर लीजिए, तो वो होल्ड कर सकता है 3 महीने का। अगर गवर्नर विथहोल्ड करता है कैबिनेट की एडवाइस के अगेंस्ट जाकर, तो मैक्सिमम वो 3 महीने तक होल्ड कर सकता है। उसके पास वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन होती है, तो उस केस में वो मैक्सिमम 3 मंथ्स के लिए होल्ड कर सकता है। अगर कोई बिल दोबारा से पास किया गया या री इनेक्ट किया गया, तो उसे 1 महीने के अंदर गवर्नर को पास करना पड़ेगा। और मैक्सिमम किसी भी बिल को रिजर्व किया जाता है प्रेसिडेंट के लिए, उसका भी रीजन दिया हुआ है कि 3 मंथ्स के लिए मैक्सिमम इसे रिजर्व कर सकते हैं बिल को, अगर प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए गया है तो। और हमेशा एक्ट करना पड़ेगा, मस्ट एक्ट ऑन द कैबिनेट एडवाइस। कुछ केसेस को छोड़ दिया जाए, जो कि सेकंड प्रोविजन ऑफ अंडर आर्टिकल 200 है, जिसमें हाई कोर्ट की पावर को डिमिनिश किया जा रहा है या फिर कोई अफेक्ट कर रहा है हाई कोर्ट की पावर को, तो उस केस में कैबिनेट की एडवाइस नहीं ले सकता है गवर्नर। गवर्नर अपने डिस्क्रिप्शन पे भी ये काम कर सकता है। थैंक यू।